आजकल बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा चर्चे होने लगे हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है इंडिया में कह सकते हैं मोर देन 30 लाख है। 1 बिटकॉइन का प्राइस मोर देन 30 लाख और वो भी विद इन 1 ईयर में पहुंचा है। तो आपके भी माइंड में आ रहा होगा क्या मुझे इसमें पैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बिटकॉइन पे वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो उसका भी हकीकत में बता दूंगा। अभी सबसे पहला डिस्क्लेमर मेरा ये है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन पे वीडियो बनाने के लिए जो मोबाइल का जो वॉलेट वगैरह है जो बिटकॉइन ट्रेड कराता है वो हमें ऑफ़र देता है कि एक वीडियो आप बिटकॉइन पे बना दीजिए, मेरा प्रमोशन कर दीजिए, आपको समथिंग अमाउंट हम पे कर देंगे। जैसे मेरे पास 2020 से ही अगर आप ये देखोगे तो अक्टूबर 2020 से ही मेरे पास ऑफ़र आए जा रहे हैं बिटकॉइन को लेके कि पेड कोलैबोरेशन विथ लीडिंग इन्वेस्टमेंट ब्रांड। मैंने नेम यहाँ पे छुपा दिया है। बस वो कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए, हमारा प्रमोशन कर दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये तो एक ऑफ़र था। फिर उसके बाद एक और दूसरा ऑफ़र भी है, वो देखोगे सितंबर में फिर आता है हमारे पास कि आप के साथ में एसोसिएट होना चाहता हूँ, आप मेरे लिए क्या कर दीजिए, बिटकॉइन पे एक वीडियो बना दीजिए, मेरा प्रमोशन कर दीजिए, आपको समथिंग अमाउंट हम पे करेंगे। वो समथिंग अमाउंट कितना होता है वो आप छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको भी इसका हकीकत पता हो। अगर मैं इनसे पैसे लेके अगर मैं वीडियो बनाता तो कहीं ना कहीं मुझे इसके फेवर में बात करना होता, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट होके आपको मैं कुछ एक सजेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं फेयरली गाइड करूँ। पैसे इंसान बहुत ज़्यादा कमाते हैं ना, हम वो पैसे ऊपर लेके जाएंगे, वो पैसे यहीं छोड़ के जाने हैं। तो एक इथिक्स जो होती है, एक एक ऑनेस्टी भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों से पैसे लेके अगर मैं बिटकॉइन पे वीडियो बनाऊं तो शायद मैं उनके तरीके से बोलूँगा, मेरे से ये नहीं होता, एक जो फैक्ट है। तो चलिए अब वापस आते हैं, हम आपको आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। ये देखिए, बिटकॉइन क्या होता है, इसका ये बनते कैसे हैं, क्यों इसका प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, कंपनी के जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं और बिटकॉइन जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करा दूंगा। बिटकॉइन का एडवांटेज क्या है और इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, और लास्ट में मेरा एक डिसीजन रहेगा क्या बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि बिटकॉइन है क्या। जैसे आप देखते हो कि एक रूपी करेंसी है, ये इंडिया का एक रूपी करेंसी है, ये यूके का पाउंड करेंसी है। पाउंड यूके में जो करेंसी होती है पाउंड होती है। वैसे ही देखते हो यूएसए का एक करेंसी है आपका यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। वैसे एक करेंसी है बिटकॉइन, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये इंडियन करेंसी है, 1 का कॉइन है, ये आप फिजिकली देख सकते हो, उसको छू सकते हो, उसको किसी को आप दे सकते हो। वैसे ये जो तीनों करेंसी है ये फिजिकली आपके सामने अवेलेबल है, ये दिखेगा। बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है, ऐसे समझिए डिजिटली। एक वैसे क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पे आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो सिस्टम में जनरेट होता है, सिस्टम में ही ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम में ही रहता है, वो कभी बाहर आया ही नहीं। उसको पब्लिश करने के लिए कोई खर्चे नहीं आते, डिजिटली कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया जाता है। मोबाइल वॉलेट में उसको होल्ड करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करते हैं, खरीदते बेचते हैं। जस्ट लाइक वैसे जैसे आप अगर देखते हो, आप डॉलर खरीद सकते हो, है ना। डॉलर अगर आप खरीदने जाओगे तो $1 खरीदने के लिए आपको आज के डेट पे ₹73 देना पड़ेगा, ये डॉलर करेंसी को खरीदने के लिए। वैसे अगर आप देखते हो तो 1 पाउंड अगर आज कोई खरीदना चाहे, खरीद बेच करना चाहे पाउंड करेंसी को, तो उसके लिए आज के रेट पे आपको ₹100 के अराउंड पे करना होता है। वैसे ही बिटकॉइन जो करेंसी है वो एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी। उसको अगर हम ट्रेड करना चाहे, खरीद बेच करना चाहे, तो आज के रेट पे आपको
30 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर डॉलर करेंसी में इसका वैल्यूएशन देखा है, मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहते पर डे, जैसे आपका स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होते एग्जैक्टली वैसे ही आपका बिटकॉइन का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई डॉलर करेंसी में इसको ट्रेड करता है तो इसका प्राइस जो अप्रॉक्सीमेटली आते हैं आपका $40,000 के आसपास आज के डेट पे ये है। इसका प्राइस ग्राफ आप देख सकते हो, ये 2017 में भी बहुत चर्चे में आए थे। 2017 में जब स्टॉक मार्केट भी खूब बढ़ रहे थे, जब स्टॉक मार्केट से खूब रिटर्न मिलता है उस टाइम बिटकॉइन से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो मैंने नोटिस किया है। 2017 में भी देखोगे एक बार बहुत ज़्यादा चर्चे में आए थे ये, और उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी पे, ठीक है, लेकिन वो पुराना हो गया। अभी फिर से चर्चे में आया है तो मुझे लगा एक नए तरीके से फिर से एक वीडियो बना देना चाहिए, एक अवेयरनेस क्रिएट कर देना चाहिए आप लोगों के बीच, ताकि आपका भी पैसे सेफ रहे। मेरा काम है आपको सेव करना, एजुकेट करना। आइए वापस, आप ये ग्राफ दिख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जो शेयर, ये 2020 के बाद की बात है, ये देख लो आप ध्यान से। 2020 के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो चीज़ 4-5 लाख की थी, आज आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख को भी टच किया हुआ है। चलिए वो तो हिस्ट्री है, उसको हम देखते रहते। एक बार देखिएगा हम इस करेंसी पे क्यों भरोसा करते हैं, थोड़ा सा एक लॉजिक जानिएगा, क्योंकि आगे जब मैं रिस्क को एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे इंडियन करेंसी है, आपने कभी पढ़ा होगा इस कागज़ के टुकड़े पे क्यों हमारा भरोसा होता है। आपने पीके मूवी देखा होगा, आमिर खान जब वो देखते हैं लोगों को कि यह गांधी जी का फ़ोटो देख के सामान खरीदा जा रहा है, तो क्या करते हैं, गांधी जी का फ़ोटो कहीं से ले आते हैं और दुकानदार को देते हैं। क्या उसको सामान मिला? नहीं। इसका मतलब गांधी जी की फ़ोटो के वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ का है, ये आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम। गांधी जी की फ़ोटो की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है यहाँ पे इस लाइन की, आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000 रुपी। ये जो अंडरटेकिंग है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उर्जित पटेल। इस वचन की वैल्यू है, याद रखिएगा। इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस पे आपको अंडरटेकिंग देता है कि अगर आपको कभी इस करेंसी पे भरोसा ना हो, इस कागज़ के टुकड़े पे आपको भरोसा ना हो, तो आप मेरे पास आइए, उसके इक्विवेलेंट आपको गोल्ड चाहिए, मैं गोल्ड देने को तैयार हूँ, जिस चीज़ पे भरोसा है वो देने को तैयार हूँ। और गवर्नमेंट पे आप भरोसा करते हो, इसीलिए इस कागज़ के टुकड़े पे भरोसा है। वैसे आप देखते हो किसी भी करेंसी नोट की बात कर लो, ये यूके की पाउंड है, पाउंड करेंसी पे भी देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे दी बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 1 पाउंड। ध्यान से देखिए कौन, और इसका कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर करेंसी को रेगुलेट करने वाले उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, हमारे कंट्री का जो करेंसी है उसको आरबीआई कंट्रोल करते हैं। जो पाउंड करेंसी है यूके का, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है। जैसे यूएस का है डॉलर करेंसी है, उसको जो कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर है वो फेडरल रिजर्व है, यानी कि फेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, उसके करेंसी पे हर एक बैंक का सेंट्रल बैंक, वो कहते हैं देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ना इसको रेगुलेट करते हैं और वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और इसीलिए हमारा इस पर भरोसा है। ये फेडरल रिजर्व नोट बनाते, फेडरल रिजर्व इसका अंडरटेकिंग देते हैं। और इसमें देखिए, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट पब्लिक एंड प्राइवेट। ये जो अंडरटेकिंग है इसका वैल्यू है। अब रहा सवाल, बिटकॉइन का अंडरटेकिंग कौन देता है? बिटकॉइन का अंडरटेकिंग कौन देता है? कोई नहीं देता है। क्या बिटकॉइन कहाँ का करेंसी है? किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डिजिटली कंप्यूटर से क्रिएट किया हुआ करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ये होल्ड करते हैं और वो वहीं से ट्रांसफ़र होते हैं, वहीं से खरीद बेच होते। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ये बनता कैसे बिटकॉइन? सबसे पहली बात हमने बोला नहीं, कंप्यूटर से जनरेट होता है, कंप्यूटर से ही क्या होता है, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और बेच देते हैं। इसको ना एक छोटा सा सिंपल सी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ, उस मोबाइल ऐप्स में कुछ ऐसा सिस्टम डालते हैं जिसमें हम हर 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे के सामने डालते, एक मैथमेटिकल कुछ आपको एक प्रॉब्लम देते, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक रिवॉर्ड पॉइंट हम आपको उसमें दे देते हैं। अब क्या होगा,
ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है, ये रिवॉर्ड पॉइंट को आप अगर यूज कर पाओगे तो आप इसमें इंटरेस्टेड रहोगे, लेकिन अगर इसको यूज नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। मैंने क्या किया कि इस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करवाने के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया और सबने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसके थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे आप अमेजन पे गए मोबाइल खरीदने, कहते हैं हाँ जी आपके पास अगर 100 रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको एक मोबाइल मिल जाएंगे। हम गए डोमिनोज़ के पास, हम कहते हैं जी 2 रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा जी। इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों के पास बात किए और सब ने ये जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो एक्सेप्ट करने लग गया। ये एक्सेप्ट जब करने लगेंगे सब, तब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हम भी प्रॉब्लम सॉल्व करते, हम भी प्रॉब्लम सॉल्व करते। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे। क्यों लगेगा? क्योंकि उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, जो रिवॉर्ड पॉइंट यूज हो रहा है। अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट यूज ना हो, कहीं कोई एक्सेप्ट ना करे, तो आप किसी का भी इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा। अब इसी को आप ऐसे समझ जाइए, जो ये रिवॉर्ड पॉइंट था ना, यही रिवॉर्ड पॉइंट बिटकॉइन है। बिटकॉइन इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने लग गया इंटरनेशनली। आप जाइए इंटरनेशनल, कोई भी अगर आपको पेमेंट करना है मर्चेंट वगैरह को, उसको आप पेमेंट कर सकते हो। ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए बिटकॉइन जो है वो पॉपुलर हुआ। वैसे बहुत सारे डिजिटल करेंसी है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक्सेप्ट करने लग गए। सबसे पहली बात। अब आइए वापस इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप बिटकॉइन के साथ मिला दीजिए, बस खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है। एक पर्सन, कहने में लोग आते हैं सतोशी नाकामोटो, ये 2008 में इस बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने जनरेट किया। ऐसे ही कुछ एक आईटी की काम है, कुछ कंप्यूटर बेस्ड कुछ उसने प्रॉब्लम दिया, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कहते हैं जो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे उसका नाम जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसके पास क्या हो जाएगा, बिटकॉइन आ जाएंगे। अब आएगा कहाँ? वो फिजिकली तो है ही नहीं। तो कहते हैं जो भी ये रिवॉर्ड पॉइंट जिसको चाहिए उसके पास एक मोबाइल वॉलेट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? मोबाइल वॉलेट होना चाहिए, अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट में बिटकॉइन चाहिए तो। दूसरा, आपके पास एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो आज अगर MS वर्ड यूज़ करते हो, MS एक्सेल यूज़ करते हो आप अपने लैपटॉप पे, तो उसमें एक आपको पहले क्या करना होता है, MS ऑफिस आप इंस्टॉल करते हो। वैसे ही आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा जहाँ से वो प्रॉब्लम जनरेट होता है। हर 10 मिनट पे एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कुछ हार्डवेयर होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हम कह सकते हैं कुछ सोफिस्टिकेटेड आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ेंगे, जो आप खरीद सकते हैं, जो सामने आपको दिख रहा होगा। बिटकॉइन माइनर की कुछ 2,60,000 में कह रहे हैं कि कुछ आपको इस तरीके का हार्डवेयर मिलेंगे, जो आपको क्या करना है, आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आप जो है उसमें सॉफ्टवेयर डाल लीजिए, बस अब आप एलिजिबल हो गए इसको माइनिंग करने के लिए। इन सारे चीज़ों को बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। माइंस वर्ड आपने सुना होगा कभी, गोल्ड माइंस होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, सोने को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं खान से आके। बिटकॉइन हम क्या करें, जनरेट करें, इसलिए बिटकॉइन की माइनिंग बोला जा रहा है। ठीक है, आइए वापस, तो सॉफ्टवेयर हो गए, आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एक डेटा ये कहता है, यहाँ से आप देख रहे होगे, माइनर्स हु क्रिएट बिटकॉइन यूज वास्ट क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। ये जो पावर कंज्यूम करते हैं, जो हार्डवेयर आपने लगाया ना सिस्टम के साथ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इतना ज़्यादा कि जितना आपको बिटकॉइन बनाने में खर्चे हुए हैं उसका 90% आपके कॉस्ट में चला जाएगा, ये लोगों का मानना है। देखो अब मैंने तो किया नहीं है, मैंने भी पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ दिख रहा होगा, बिटकॉइन माइनिंग अकाउंट्स फॉर अबाउट द 1% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजम्पशन। पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, इसका 1% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिटकॉइन माइनिंग में जा रहे हैं। वो लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करें नहीं हार्डवेयर को लगा के सिस्टम में, इसके पावर कंजम्पशन इतना ज़्यादा है। ओके जी, इतना हमें डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है, आपने कनेक्ट किया,
आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे वो तो अब आप ही लोग जो करता होगा उन्हीं को पता होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है, कुछ कहते हैं कि जो पहला ब्लॉक था सतोशी नाकामोटो का, उसके पास ये कुछ ऐसा दिखता है, उसने जो कुछ स्ट्रक्चर बनाया था उस ब्लॉक का। ओके जी, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपका नाम जो होगा ना ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। बोलोगे ब्लॉकचेन क्या है? जैसे होते हैं ना एक लेजर मेंटेन होता है, लेजर, बस एक नाम रिकॉर्ड हो गया, ऐसे समझिए आप। जिसने बिटकॉइन जनरेट किया उन सब का एक चेन मेंटेन होता गया, तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये सिक्योर है, बीच में से गायब नहीं हो सकता। मतलब हमने एक बिटकॉइन जनरेट किया, ठीक है, तो ये उसमें रिकॉर्ड हो गया कि हाँ मैंने बिटकॉइन जनरेट किया, ठीक है। अब मेरे बाद कोई जनरेट करेगा वो चेन में सबका नाम रिकॉर्ड होता जाएगा, इसीलिए सिक्योर है, बीच में से कोई निकल नहीं सकता। यानी कि एक कह सकते हैं एक आइडेंटिटी मेंटेन किया जाता है हर एक इंसान का जिसने भी बिटकॉइन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसको बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिला। और रिवॉर्ड मिलेगा कहाँ पे आपको? मोबाइल ऐप्स में। आ गए मोबाइल ऐप्स में, अब उसको आप किसी को देते जाइए, लेना देना करते रहिए। फिजिकली कभी देखेगा दिखेगा नहीं, महसूस कर नहीं सकते, इसीलिए हम इसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। तो बस वही हो गए। बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लीजिए, देखिए ये कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक 10 मिनट के अंदर एक कुछ प्रॉब्लम आता है, सब लोग रेस में लग जाते हैं कि हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व कर जाते हैं, जिसने पहले सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम को, वो इस ब्लॉकचेन में मेंटेन हो जाता है, वो कम्युनिटी में उसका नाम आ जाता है, ठीक है जी। सॉरी, उसको वेरीफाई करते हैं। आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो जो पुराने लोग हैं माइनर में, वो सब वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ आपने सही किया, तो आपका भी नाम ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। जैसे ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा तो आपको एज ए रिवॉर्ड क्या मिल जाएगा? आपको बिटकॉइन मिल जाएगा। अब उसको बेचते रहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा। ओके जी, अब यह रहा सवाल कि बिटकॉइन की प्राइस इतना क्यों बढ़ता है। ये जो सतोशी नाकामोटो जिसने भी इसका जो जन्म दिया है, उन्होंने ऐसा कुछ उसने स्ट्रक्चर बना दिया है उसके अंदर कि मैक्सिमम 21 मिलियंस बिटकॉइन ही जनरेट हो सकता है। याद रखिएगा, मैक्सिमम 21 मिलियंस ही इसका जनरेट हो सकता है, मैक्सिमम सप्लाई। मतलब आपको उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता, जो लोगों का मानना है। अभी तक 20 मिलियन का जनरेशन हो चुका है, 20 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुका है। अब 1 मिलियन और जनरेट होना है, उसके बाद जनरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड अनलिमिटेड है। सब लोग कह रहे हैं हम खरीदेंगे, सब रेस में लगा हुआ है। कहते हम पीछे रह गए रेस में, अरे हमने कुछ अगर 1 साल पहले खरीदा होता तो आज तो हम करोड़पति होते। सब करोड़पति के ख्वाब में डिमांड बढ़ाए जा रहे विदाउट एनी लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक का डिमांड बढ़ाया जा रहे हैं। उस रिवॉर्ड पॉइंट का प्राइस, कहते एक रिवॉर्ड पॉइंट खरीदने के लिए हम तो 10 लाख देने को तैयार, दूसरा कहते हैं अरे एक रिवॉर्ड पॉइंट खरीदने के लिए तो हम तो 11 लाख देने को तैयार है। इस तरीके से बोली बढ़ा के एक रिवॉर्ड पॉइंट, एक बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक पहुँचा दिया लोगों ने? 30 लाख। ओके, चलिए वापस आते। अब हमने बोला था कि कंपैरिजन करा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बिटकॉइन का कंपैरिजन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट जो है वैसे ही बिटकॉइन जो है। जो भी स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन बिटकॉइन से करे ना, वो सब अनपढ़ है, ऐसे समझ जाइए आप। कोई लॉजिक ही नहीं है उनके पास। ऐसे बिटकॉइन दूर दूर तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेरेबल नहीं है। सबसे पहली बात, लॉजिक तो मैं और बाद में दूंगा ना, अभी तो बस आप समझते जाइए कि ये हुआ कैसे, बना कैसे, जनरेट कहाँ होता है, फिर उसके बाद में फ्रॉड वगैरह सारे इसका रिस्क वगैरह एनालिसिस करके देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज अगर रिलायंस में अगर किसी का प्राइस 2 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, उसका लॉजिक है क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस का मालिकाना हक देता है। याद रखिएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनर ऑफ ए बिजनेस, वो आप एक बिजनेस का मालिक बनते हो। आज अगर रिलायंस का शेयर खरीदते हो आप, तो रिलायंस का मालिक बनते हो। रिलायंस का प्राइस क्यों बढ़ता है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि रिलायंस बिजनेस कर रहा है। जियो जो यूज करते हो उसमें जो आप पेमेंट करते हो ना, वो एक बिजनेस है, उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आप मालिक बनते हो। आप जाते हो रिलायंस ज्वेल्स पे, उसका रिटेल ब्रांड वगैरह बहुत सारे, रिलायंस डिजिटल पे जाते हो, कुछ आप डिजिटल मोबाइल खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, वो सारा चीज़ वो उसका बिजनेस है। उस बिजनेस से जो पैसे कमाते हो, जो एसेट्स एक्यूमुलेट हो रहे, उसके हम मालिक बनते हैं, वो है इक्विटी का इन्वेस्टमेंट। आज अगर रिलायंस का प्राइस 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है ना, उसका रीज़न है क्योंकि ये देखो इसके बैलेंस शीट है, उसके एसेट्स का एक हिस्ट्री है।
2016 में जिस रिलायंस का टोटल एसेट्स 6 लाख करोड़ था, ये देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, ये सारे वैल्यू जो है करोड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 2016 में, आज से 4 साल पहले, उसके पास जितना संपत्ति था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जितने भी संपत्ति उसने जमा किया है, उस बिज़नेस में जो संपत्ति जमा किया है वो 6 लाख करोड़ का है। आज 2020 में 2020 में आके इसका जो एसेट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख करोड़ का है। 12 लाख करोड़ वो अपना बिजनेस करके अपने संपत्ति को 2 गुना कर दिया। कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर? 4-5 साल में। तो आप मुझे बताइए, मैं एक बिज़नेस करता हूँ, मैंने अपने बिज़नेस एक 1 लाख से स्टार्ट किया था, आज मैं उस अपने बिज़नेस को 2 लाख पे पहुँचा देता हूँ, और अब मैं कहता हूँ किसी को आ जाओ मेरे बिज़नेस में पार्टनर बन जाओ। तो आप सोचना, जब 1 लाख के बिज़नेस में मैं किसी को पार्टनर बना रहा था और 2 लाख के बिज़नेस में मैं पार्टनर बनाता हूँ, क्या उस पार्टनर से जो मैं पेमेंट लूँगा क्या सेम होगा? क्या? बिल्कुल नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरे बिज़नेस में 1 लाख का बिज़नेस है, उसमें जो पार्टनर बनेगा तो उसके पेमेंट कम करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं 2 लाख के बिजनेस का किसी को पार्टनर बनाऊंगा उसको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि रिलायंस के शेयर जो है पहले आपके सस्ते थे, वो आज महंगे हैं। याद रखना, किसी भी हाल में रिलायंस का शेयर जीरो नहीं हो सकता है। याद रखना, क्यों? क्योंकि उसके पास उतना संपत्ति। हाँ, एक केस में जीरो हो सकता है। हम कह रहे हैं हमारे बिजनेस जो है 12 लाख करोड़ की है, और बाद में पता चलता है ये तो सब फ्रॉड था, ये तो था ही नहीं। वो फ्रॉड वाले केस अलग है, समझ में आई? और अगर वो फ्रॉड होता भी है तो उसमें से 50% किसका जाएगा? किसका जाएगा? प्रोमोटर का, जो कि मुकेश अंबानी इसका आज अगर प्रोमोटर है, वो 50% शेयर होल्ड करके बैठा है अप्रॉक्सीमेटली, तो आधा लॉस तो उन्हीं का हो जाएगा, बाकी हम लोगों का छोटा मोटा लॉस होगा। आप मुझे बताइए, ऐसा ऐसा क्या आपको दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर? उसमें कौन सी संपत्ति कमा के रख रहा है जो इसका प्राइस बढ़ रहा है? सोचना, यहाँ तो रिलायंस अपने संपत्ति को एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसका प्राइस बढ़े जा रहे हैं। बिटकॉइन क्यों प्राइस बढ़े जा रहे हैं? क्योंकि हम बोली लगा रहे हैं ज़्यादा। आप मुझे बताइए, ज़्यादा में बोली क्यों लगाया? वहाँ तो हमें ज़्यादा बोली समझ आता है, क्योंकि उसने ज़्यादा संपत्ति क्रिएट किया तो हमने उसके मालिक बनने जा रहे तो ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। बिटकॉइन के लिए आप क्यों ज़्यादा बोली देने को तैयार हो? क्यों? क्योंकि हम रेस में पीछे रह गए, अरे ये तो इतना बढ़ गया अब और बढ़ेगा, इसी सोच के साथ सब पैसे लगा रहे। दूसरा कोई सोच नहीं, याद रखिएगा। उसके बैकग्राउंड क्या है? जीरो। बैकग्राउंड कैसे है? जीरो। आप मुझे बताइए, आपका एक बिटकॉइन जनरेट हो गई, आपके मोबाइल वॉलेट में है, आप जिस मोबाइल वॉलेट में आप होल्ड कर रहे हो, अगर उस मोबाइल वॉलेट से वो मोबाइल वॉलेट जिसने बनाया है उसी ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, आपको पता भी चलेगा। मैं सारे हिस्ट्री देता हूँ, फ्रॉड का टेंशन मत लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, और शेयर के होल्डिंग में एक और खासियत है, CDSL। आपको पता है डिपॉजिटरी हमारा CDSL, जो डिपॉजिटरी है ना, वो हर एक इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। जैसे बिटकॉइन का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होता है? ब्लॉकचेन में। किसने बनाया, किसके पास है वो सारे ब्लॉकचेन में मेंटेन होता है। वैसे ही जो हमारा, मान लीजिए रिलायंस के आज कितने इन्वेस्टर है, वो सारे रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेंगे? डिपॉजिटरी के साइट पे। आपको पता होगा हमारे इंडिया में कौन डिपॉजिटरी है? CDSL, NSDL है। तो मैं आपको CDSL का एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, छोटा सा जाइए CDSL के, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, है ना, ये CDSL की वेबसाइट है, सेंट्रल डिपॉजिटरी। आप देखिए यहाँ से आपको सारे डेटा मिल जाएगा। हाँ जी, ये देखो यहाँ से आपको डेटा मिलेगा। देखो लाइव कंपनीज 15,000, टोटल 15,000 कंपनी जो है ना, इतने बिजनेस जो है ना जिसका डेटाबेस ये मेंटेन करके बैठा हुआ, 15,992। टोटल इन्वेस्टर कितना है आप देख लीजिए यहाँ पे, 2 मिलियन है या 279? हाँ जी, 2 मिलियन नहीं, मिलियंस में अगर करोड़ में बात कर लेते हैं, टोटल मोटा मोटा 3 करोड़ इन्वेस्टर्स है। यानी कि हम कह सकते हैं इतने मालिक का जो बिजनेस है ना, इतने, ये सारे डेटा मेंटेन करके रखता है। कौन डेटा मेंटेन करके रखता है? CDSL डिपॉजिटरी। किसका? कंपनी का मालिक हूँ मैं, लेकिन वहाँ कौन मेंटेन होता है? ब्लॉकचेन में मेंटेन होता है, याद रखिएगा। चलो वापस आते हैं। चलिए, एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी बोला था कि एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज एक मेन चीज़ है, ग्लोबल पेमेंट में ना प्रॉब्लम थोड़ा कम है। जैसे आप मान लीजिए बाहर कहीं पेमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे करेंसी आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए इंटरनेशनल पेमेंट आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए, बीच में बैंक आपके आएंगे, बहुत सारे चीज़ें, वहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते, फॉर्मेलिटी बढ़ जाता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ अगर फॉरेन पेमेंट अगर करते हो तो उसमें आपका थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, ये आपका एक मेजर एडवांटेज जो मुझे नज़र आता है बिटकॉइन का, एक और एक एडवांटेज वो यही है कि आपको ग्लोबल पेमेंट में ये आपका बेनिफिट हो जाता है। लेकिन एक और भी चीज़ है, इसमें ब्लैक मनी वगैरह जो होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता।
ठीक है, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है। वापस आइए, रिस्क क्या है, इसके साथ इन्वॉल्व क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। इस रिस्क और डिसएडवांटेज को समझने के लिए सबसे पहले इसको रेगुलेट कौन कर रहा है। सबसे पहले जैसे आपने देखा हर एक करेंसी के लिए मैंने दिखाया रेगुलेटर है। गवर्नमेंट कहता है मैं आपको वचन देता हूँ इस कागज़ के टुकड़े को आपको इतना अदा करूँगा, ये प्रॉमिस करता है कि हम इतना देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट जवाबदेही देते हैं, इसीलिए हमें उस पर भरोसा है। आप मुझे बताइए रिवॉर्ड पॉइंट जो आपको मिला है बिटकॉइन, इसका कौन जवाबदेही देगा, इसके लिए कंट्रोल करने वाले कौन है, रेगुलेटर कौन है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, इवन क्या कहते हैं सतोशी नाकामोटो कहाँ कौन है वो भी नहीं पता किसी को। चलिए, सबसे पहला रिस्क इसका क्या है, गवर्नमेंट में अनाउंस इट इज़ इलीगल। गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस करके दे सकता है ये इलीगल है, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। बीच में एक बार आया भी था ये अनाउंसमेंट, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहता है हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम ये नहीं कहते आप अपने रिस्क पे जो करना चाहते करो। तो सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी आके इसको इलीगल आपको अनाउंस कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी है सब आपके पैसे गए, इतने महंगे चीज़ जो होगा ना सारे आपको लुट जाएंगे। दूसरा, एक इसका बिड आस्क डिफरेंस हाई होता है, ये कोई नहीं बताएगा। जैसे मोबाइल ऐप्स के लिए जो प्रमोशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि आप मेरा मोबाइल ऐप्स का प्रमोशन कर दो, मैं समथिंग अमाउंट दूंगा, 3 लाख से ऊपर ही होते हैं जो पेमेंट करते हैं एक वीडियो के लिए, समझ आइए। लेकिन मैंने नहीं लिया है, मैं किसी के ये कहने पे नहीं वीडियो बना रहा हूँ। वापस आइए, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट, मतलब क्या हो गया, जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में देखिए कभी करेंसी खरीदने बेचने की बात करोगे ना, वो अगर कहता है 70 और 75, इसका मतलब क्या होता है पता है, आप जब बेचने जाते हो सस्ता बेचते हो और आप जब खरीदते हो तो महंगा खरीदते हो, ये जो डिफरेंस होता है ना ये बैंक का फ़ायदा होता है करेंसी कन्वर्ट कराने वाले का। एग्जैक्टली वही है कि जितने भी लोग ये जो आपको बिटकॉइन में ट्रेड कराता है, जो मोबाइल ऐप्स एक्सचेंज के साथ जिसका लिंक है, जिस मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हो, वहाँ पे उन लोगों का बेनिफिट क्या है, ये बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में 5-5% का गैप होता है। मतलब समझ आया कुछ, जैसे एक्सचेंज में जाते हो एक ही प्राइस होता है, उसी प्राइस पे आप बाई करिए, उसी प्राइस पे आप सेल कीजिए, सिंगल प्राइस होते हैं। लेकिन बिटकॉइन के ट्रेडिंग के अंदर दो प्राइस होगा, वहाँ पे बाई करने वाले का प्राइस अलग और सेल करने वाले का प्राइस अलग। मान लीजिए सेम टाइम पे 2 प्राइस चल रहा है, एक 100 और एक 105, तो आपको अगर खरीदना है तो 105 पे और उसी टाइम अगर बेचना है तो 100 पे। ये जो 5% के अप्रॉक्सीमेट का गैप है ना, ये वो सर्विस प्रोवाइडर जो मोबाइल वॉलेट के थ्रू जो आपको ट्रेड करा रहा है, वो आपका उसका बेनिफिट है और आपका नुकसान है। मतलब 5 से 7% अगर मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ भी जाए ना तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है बिटकॉइन के साथ, जो इधर नहीं मिलेगा आपको। एक्सचेंज के अंदर एक ही प्राइस होता है, सेम टाइम में अगर बाई सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएगा, लेकिन बिटकॉइन को अगर सेम टाइम पे बाई सेल करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का आपका लॉस हो जाएगा, जो मेरे को बोला है किसी ने जिसने ट्रेड किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉड तो पूछो ही मत कितने सारे होते हैं। अब सोचो फ्रॉड क्यों होगा, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पेटीएम का एग्जाम्पल लीजिए। अब सोचो आपके पास कहीं से पैसे आते हैं, आप पेटीएम में पैसे ले लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि वो किसी को पे कर देते हो। अगर कोई पे करने वाले नहीं होता तो क्या कभी आप पेटीएम में पैसे मंगवाते? अगर कोई पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो आप मंगवाते क्या? नहीं। तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम इसीलिए मोबाइल वॉलेट में कहीं से पैसे मंगवा लेते हैं ताकि वो बाहर लेते। अब सोचो, अच्छा एक और भी चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये कहाँ से डाउनलोड करते हो आप लोग? जो एंड्रॉयड यूज़र होगा मोबाइल का वो प्ले स्टोर पे जाके, और जो क्या कहते हैं iOS का यूज़र होगा एप्पल मोबाइल का वो ऐप्स स्टोर पे। आपको पता है ये स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने भी कभी मोबाइल ऐप्स बनाया था, बाद में उसको हमने फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छे से ना होने की वजह से उसको हमने इग्नोर ही कर दिया। उसके लिए ना आपको गूगल से कुछ स्पेस पे, गूगल ये जो एंड्रॉयड वाले होते हैं गूगल का है, और जो iOS का होता है वो एप्पल वाले का है, तो उसके लिए हमें स्पेस खरीदना होता है iTunes पे। समझ में आया कुछ बात? नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर किसी को मोबाइल ऐप्स बनाना है तो आप एक डेवलपर के पास जाओगे, आप सारे फंक्शन बताओगे, डेवलप कर देगा। उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए ना गूगल से प्ले स्टोर पे स्पेस खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा एनुअली 5-6 थाउजेंड। आई थिंक मैंने 5000 किया था 1 साल का। इतना पेमेंट जब करोगे ना तो मोबाइल ऐप स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे जाके। और अब वहाँ से आप डाउनलोड करते हो। मैं क्या करता हूँ ना, गायब कर देता हूँ।
आप सबके पैसे आ गए। अब मैं बीच में से ना प्ले स्टोर से ही गायब कर देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने देखा ना, आपने चाइनीज ऐप्स वगैरह को गायब किया, जब आप प्ले स्टोर पे ढूंढने गए तो मिला ही नहीं आपको। वैसे क्या होता है, पेटीएम जो होते हैं गायब हो जाता है वो प्ले स्टोर से। अब मुझे बताइए, आपके उस पेटीएम में मान लीजिए 1,00,000 रुपये पड़ा हुआ था, अब उसके साथ क्या होगा? सोचना थोड़ा ध्यान से, सोचो 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 1 मिनट के लिए। अब सर ये कैसे बात कर दी आपने, ऐसे कैसे हो सकता है पेटीएम ही प्ले स्टोर से गायब हो जाए? मान लो ना, पॉसिबिलिटी है। अगर हो जाए तो क्या कर लोगे? बोलोगे नहीं सर हम तो कंप्लेन करेंगे। तो आप जब कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन करने के लिए कोई तो है ना, आपको रेगुलेटरी बॉडी तो है ना, यहाँ पे आरबीआई तो है ना जिसके पास आप कंप्लेन करने जा रहे हो। और आरबीआई ने परमिशन दे रखा है, जितने भी ये मनी का काम कर रहे हैं ना आज के डेट पे, ये जितने यूपीआई वॉलेट वगैरह है या जितने भी है, चाहे आप फ़ोन पे की बात करो, गूगल पे, सबको कंट्रोल करने वाले आरबीआई हमारे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसीलिए हमें इस पर भरोसा है। लेकिन मान लो अगर कोई इसको रेगुलेट नहीं करता, एक बिना रेगुलेट करने वाले मोबाइल ऐप्स आते जिसको कोई रेगुलेट ही नहीं करना है, हमारा अपना मर्जी है। हम एक काम करते हैं ना, आप अपने हिसाब से मोबाइल वाट बनाते हैं, हमने आपको क्या बोला जी, आप मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको क्या हुआ, रिवॉर्ड पॉइंट आ गए, रिवॉर्ड पॉइंट आ गए। और अब मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट आ गए, उसके बाद मैं गायब हो जाता हूँ। अब क्या करोगे, उस रिवॉर्ड पॉइंट को है ही नहीं आपके पास, कोई कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ये मेजर जो इसका ना डिसएडवांटेज है, फ्रॉड है, रेगुलेटरी बॉडी ना होने की वजह से। ऐसा ही कुछ फ्रॉड अगर आपको पीछे बहुत सारे नजर आएंगे, ठीक है। क्या चीज़ का? एक्सचेंज ही गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, हैक हो जाता है। ये मैंने कुछ आपको हिस्ट्री मैंने ढूंढ के लाया हूँ कहीं से, पर देखिएगा। और मेजर जो फ्रॉड दिखेगा ना, वो वही वॉलेट का फ्रॉड होगा, जिसमें से आपको दिख रहा होगा कि कुछ बिटकॉइन चोरी हो जाता है। और 2013 में 45% ऑफ बिटकॉइन एक्सचेंजेस एंड ऑफ क्लोजिंग। 2013 में जितने भी एक्सचेंज वगैरह जो आपको ट्रेड कराता था, तो उसमें से 45% बंद हो गए थे। क्यों? इसमें कुछ इंस्टेंसेज वगैरह है जिसको मैं दिखाता हूँ, बाकी आप पढ़ना चाहो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। जुलाई 2011 में थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज अनाउंस दैट इट हैज़ लॉट एक्सेस टू हिज वॉलेट। समझ आया कुछ? ये जो मोबाइल वॉलेट है ना, इसमें मोबाइल वॉलेट का एक्सेस ही खत्म हो गए। आप उस मोबाइल वॉलेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। पेटीएम है, पेटीएम को एक्सेस ही नहीं कर सकते, गायब हो गए। जिसमें से कितना आपका बिटकॉइन लॉस हो गए? 17,000 बिटकॉइंस। एक बिटकॉइन का प्राइस कितना है? 30 लाख। आज के रेट पे अगर कोई मोबाइल वॉलेट जो है जो यूज़ किया जा रहा है, उसका एक्सेस ही खत्म हो जाए, मोबाइल वॉलेट ही ना आपको मिले, तो क्या करोगे? 17,000 बिटकॉइन का वैल्यू आज आपके डेट पे निकाल सकते हो। कोई नहीं, और देखिएगा 2011 में डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हैक्ड। कोई एक बिटकॉइन जो था, माई बिटकॉइन करके कोई मोबाइल ऐप से, वो हैक कर दिया गया, जिसमें से 49% ऑन कस्टमर डिपॉजिट, 49% का कस्टमर डिपॉजिट लिविंग मोर देन इतना बिटकॉइंस, पढ़ते रहिए, अनअकाउंटेड हो गया। अनअकाउंटेड फॉर, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। कैसा है? इसमें से 78,000 बिटकॉइन का हैक होने के बाद यही नहीं पता चला कि वो बिटकॉइन था किसका। उसके बाद देखिए ऐसे ही सितंबर 2012 में रिपोर्टेड बीइंग हैक्ड विथ 24,000 बिटकॉइन। हैकिंग हो गई, मोबाइल ऐप से ख़त्म हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। अगर कुछ ऐसा हो जाता है आप किसको रिपोर्ट करोगे? कोई नहीं आपके सुनने वाले। अप्रैल 2013 में एक वेब बेस्ड वॉलेट प्रोवाइडर था, वाज हैक्ड, थेफ्ट ऑफ ओवर 35,000 बिटकॉइन। 35,000 बिटकॉइन जो उसका ना कहते चोरी हो गया। अब चोरी हो गया या हम खुद ही चोरी कर लिए, कौन जानता है। मैंने बोला ना, मैंने मोबाइल ऐप्स बनाया और हम ही खुद अपने प्ले स्टोर से गायब कर देते, मिलता ही नहीं किसी को, तो किसने चोरी किया थोड़ा ना पता चलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ ब्लॉकचेन में नेम रिकॉर्ड है सबका, लेकिन ब्लॉकचेन में सबका नाम रिकॉर्ड है, किस किस ने बिटकॉइन जनरेट किया है। तो आप बस मुझे ये बताओ ना, उसको रेगुलेट करने का जवाबदेही किसका? अगर कुछ ऐसा होता है तो जवाबदेही लेने वाले भी तो कोई होनी चाहिए ना। हमारे पास अगर पेटीएम आज कुछ ऐसा करता है तो जवाबदेही लेने वाले हैं ना हमारे पास, आरबीआई। सिंपल सी बात है। आज अगर देखोगे एस बैंक ने ही कुछ किया, तो आप देखोगे डिपॉजिटर के पैसे डूबे तो नहीं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए फ्रीज जरूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई के कंट्रोल में होने की वजह से एक जिसने भी फिक्स डिपॉजिट किया था एस बैंक में, पैसे नहीं डूबे। ये दूसरी बात है कि मालिक के पैसे डूब गए क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो खत्म हो गया, वो अलग चीज़ है।
ऐसे ही है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। देखियो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हैड बीन एक्सप्लोडेड टू स्टील फ्रॉम द वॉलेट जनरेटेड बाय एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप से जो हमने बनाया तो वही चोरी हो जाता है। अरे ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिखेंगे ना। देखो 2013 में बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर वाज हैक्ड, ठीक है। अब हैकिंग इतना सारा कैसे हो गया, कह रहे कि इतना हमारा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है तो इतना सारा हैकिंग कैसे हो रही है, सोचने वाली बात है। आप मुझे बताओ, यहाँ भी तो बैंक की डेटा हैक हो जाता। आप सोचो, आज तक आपने सुना कि हमारे HDFC बैंक के सारे डेटा हैक हो गए, सारे पैसे हैकर जो है सारे पैसे निकाल लिए। ये इतना सिक्योर बनाया गया है। वो अगर इतना सिक्योर होगा तो हैकिंग इतनी आसान नहीं है। हैकिंग क्यों किया जा रहा है इतना सारा? हैकिंग इसलिए किया जा रहा है कि जो मोबाइल वॉलेट बना रहे हैं ना, ये एक प्राइवेट लोग है जो 5% को प्राइस बाई और सेल के डिफरेंस के लिए किया जा रहा है। वो अपना प्राइस जो होता है ना उसकी वजह से, अब वो लोग इतना सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करने की वजह से उसका हैकिंग हो जाता है। और जब हैकिंग हो गया, मान लीजिए आप जिस मोबाइल ऐप्स को यूज़ करके जिसमें बिटकॉइन होल्ड करते हो वही हैक हो गया, और उसके बाद आपका एक्सेस ही नहीं आता है। एक्सेस ना होने की वजह से आप ढूंढते रहिए कहाँ गया आपका बिटकॉइन, पता ही नहीं है। इसके जवाबदेही कौन लेगा? मेन चीज़ जो है ना रेगुलेटरी बॉडी की। यही सेम चीज़ अगर कोई रेगुलेट करता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट पे गवर्नमेंट आते हैं, RBI एक अनाउंसमेंट करते हैं। RBI ये अनाउंस, मान लीजिए कल बजट आ रही है, उस बजट में एक अनाउंसमेंट कर देता है कि हम ना अब करेंसी नहीं छापेंगे, हम एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे जैसे हमारा ये है। पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे भरोसा होगा लोगों का। बोलोगे सर ये कैसे हो जाएगा? हाँ, करेंसी पब्लिश करने का पैसे नहीं लगते गवर्नमेंट के, बहुत अच्छा खासा पैसे आते हैं करेंसी पब्लिश करने का। अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं, RBI ने एक सोचा, हमने एक करेंसी नहीं छापेंगे, अब डिजिटल करेंसी बनाएंगे। जैसे ही वो डिजिटल करेंसी क्या होगा, सिर्फ एंड सिर्फ आपका मोबाइल वॉलेट में ही रहेगा, UPI वॉलेट में ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, कभी आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, हमेशा वो डिजिटली ही चलता रहेगा। तो 100% वाइड ट्रांजेक्शन हो गया। ऐसा कुछ लेके आए तो वहाँ पे जिस वॉलेट में भी हम होल्ड करेंगे उस पर हमारा भरोसा होगा, क्योंकि RBI वहाँ पर रेगुलेट करेगा। चलो वापस आते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करें। अभी देखते हो, ये कहते इंडिया सीज राइज इन फेक क्रिप्टो वॉलेट स्कैम। जो भी आपको दिखेंगे ना सारे वॉलेट का ही स्कैम दिखेगा आपको, क्योंकि भाई पैसे रखना है आपके पास एक ही है, उसके जो ट्रेस करने का तरीका ही एक ही है। जिस मोबाइल वॉलेट में आप उस बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हो वही बस एक आपके लिए प्रूफ है, वो वॉलेट गया, आपके पैसे गए, बस खत्म। और वो जो अगर पर्सन होगा वो आराम से फ्रॉड कर सकता है। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इन्वेस्ट करें? आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा हमें ऑफ़र दे रहा है कि आप बिटकॉइन पे एक वीडियो बना दीजिए और बस लास्ट में एक लाइन बोल देना है कि ये मोबाइल ऐप्स भी आपके लिए अवेलेबल है, इससे कर लो। वो मुझे अगर 1.5 लाख 2 लाख अगर मुझे ऑफ़र कर रहा है और मैं उसके बावजूद भी उस ऑफ़र को मैं अगर नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता हूँ आपको पता है? क्योंकि मैं तो इसमें 1 रुपये भी नहीं लगाने वाला, और ना तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप 1 रुपये लगाओ। भाई दुनिया में बहुत सारे चीज़ें कमाने के लिए, क्या करना है रातों रात? हो सकता है ये 30 लाख की जो बिटकॉइन की आज की प्राइस से कल 1 करोड़ का पहुँच जाए। क्या करना है? अरे बहुत सारे पैसे हैं, कहीं और कमाओ ना जहाँ पे आपको सिक्योरिटी। वैसे तो जुआ खेल के भी लोग पैसे कमा लेते हैं, है ना, कि प्राइस बढ़ेंगे क्या है, कि बाकी लॉजिक क्या होता है, लॉजिक नील, बैकग्राउंड में लॉजिक ज़ीरो होता है। तो वही सेम चीज़ है। तो मुझे इतना लालची नहीं बनना, इतना नहीं कमाना, ना मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। हाँ, आप में से कोई है जिसको लगता है हम कर सकते हैं तो कर लीजिए। मुझे क्यों आप मोबाइल ऐप्स का नाम बताना है जो ट्रेड कराता है बिटकॉइन पे? जाइए प्ले स्टोर पे डालिए बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐप्स, इतने सारे आ जाएंगे, रेटिंग भी मिल जाएंगे आपको, उसके थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। मेरे सजेशन से क्यों करोगे? क्योंकि मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, ये मेरे इथिक्स में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हो तो लोगों को भी शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।